भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे। नमस्कार, मैं SNA न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। आज महाराष्ट्र के भंडारा जिले में आम पार्टी के जिला अध्यक्ष और संगठन मंत्री खुद SNA न्यूज चैनल में इंटरव्यू में हैं और SNA न्यूज चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। महाराष्ट्र के विदर्भ में जो 4-5 दिन का बारिश जो हुआ, जिसमें किसान काफी बुरा हाल में है और बहुत जगह आत्महत्या भी हुआ है, अपने भंडारे में भी हुआ है, साकोली में। तो उस जितने भी पार्टियां हैं आगे नहीं आए और मैं देखा कि आम पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है, आप लोग मैदान में थे, किसानों के प्रति थे वहां पर। उसके बाद फिर सभी लोग गए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सभी लोग को मिलकर के किसानों के लिए आवाज उठाना बराबर है। सबसे पहले नमस्कार। देखिए, सबसे पहले भंडारा जिले में किसानों का जो मुद्दा है, किसानों को मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया है और वो भी आपके चैनल के माध्यम से। बाकी भी चैनलों को हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हमारी और महाराष्ट्र के अंदर जो खबर जा रही है, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और सही में जनता के लिए जो आपका चैनल काम करता है, वाकई ही तारीफ़ काबिल है। जब हम किसान का मुद्दा लेके कलेक्टर ऑफिस चले गए तो वहाँ काफ़ी लोगों ने हमको सराहा, क्योंकि तुम पहली पार्टी हो बोले भंडारा जिले के अंदर में जो 3 दिन की बारिश होने के बावजूद अभी आप पहले निवेदन देने पहुँच गए कलेक्टर ऑफिस। तो सभी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बोला, वहाँ के अधिकारियों ने बोला, वहाँ कुछ जो तहसील में लोग आते हैं, कलेक्टर ऑफिस में जो किसान लोग आते हैं, वो किसान लोगों ने भी बोला कि आपकी पार्टी ही पहले किसान का मुद्दा लेके आज कलेक्टर ऑफिस को निवेदन देने पहुंची है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि देश में किसान अन्न पैदा करते हैं तब जाके 135 करोड़ लोग खा के जीवित रहते, वही किसान अगर आत्महत्या करेगा, नुकसान होगा, तो जिएगा कैसे इंसान? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो काम कर रही है 1 साल के अंदर, और किसानों की इस चीज़ के तहत ही नहीं तो बाकी ही जगह पे आत्महत्या हुई है महाराष्ट्र के अंदर में। यानी आज किसान जो अन्नदाता है, जो पोशिंदा है, उसको हम महाराष्ट्र की सरकार उनको कुछ भी मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि खुद सरकार में ही प्रॉब्लम है। आपको बताना चाहता हूं मैं, अभी जो असेंबली चल रही है नागपुर के अंदर में, असेंबली के अंदर में हमारे जो अभी उनका नाम, अभी वो जेल में थे, अंदर में थे, उनके ऊपर में उनको जो सीट दी थी अध्यक्ष साहब ने, आपको भी पता है, आप गए थे, अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, उनको सीट देने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा झमेला हुआ। हाँ, डिप्टी सीएम खुद बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने लेटर लिखा दादा को, अभी नाम लेना नहीं चाहिए, जो दादा को लेटर लिखने के बाद उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, क्या नहीं होगा, वो दादा डिसाइड करेंगे। अब मेरे को बताइए कि ये 3 चक्के वाली सरकार है, और 3 चक्के वाली सरकार कब ऑटो, मालूम ना, ऑटो 3 चक्के का जो ऑटो रहता कब पलट जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह
हमारे किसानों के साथ भी ये लोग ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ये कुछ भी मैं यहाँ रोकना चाह रहा हूँ आपको। एक जैसे पंजाब में, दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल साहब का जो योजनाएं हैं आम जनता तक पहुंचते हैं, और इसीलिए आम जनता फिर उनको चुन के दोबारा दिए, तो उस तरह महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकते? देखिए, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, लेकिन नियत चाहिए, अंदर से नियत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। हमारा केजरीवाल साहब का एजेंडा ही है कि जनता को जितना चाहे उतना खुश रखना। पहले दिल्ली के अंदर हमने सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनाई, उसके बाद लोगों ने हमको परखा, उसके बाद हमारे को परखने के बाद जनता ने हमको दूसरे बार भी दिया, तीसरे बार भी हमको बहुमत दिया, बहुमत वाली सरकार बनी। क्योंकि जनता को पता चला कि केजरीवाल जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। और उसके बाद जब पंजाब में हम बहुमत से आए, केजरीवाल के जो एजेंडे थे, जो उनके काम थे, उनके काम देखने के बाद हमने पंजाब में एंट्री किया, और पंजाब में जैसे एंट्री किया तो हमने सबको पीछे रख दिया। तो ये सोचिए कि अगर महाराष्ट्र में आम पार्टी जिस तरह भी आगे बढ़ रहा है, अगर आम पार्टी सरकार अगर जनता चुन के देते तो वही योजना जो उधर है इधर भी लागू होगा। अगर महाराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी अगर आती है तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि जो प्लानिंग दिल्ली पंजाब में चल रहा है वही प्लानिंग महाराष्ट्र में चलेगा। क्योंकि पार्टी के अंदर में बहुत बड़े बड़े प्लानर्स हैं, बहुत बड़े बड़े आईटी इंजीनियर्स हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये अनपढ़ लोग नहीं हैं, तो इनको प्लानिंग आता है, इनको जनता को क्या चाहिए, जनता को क्या तकलीफ हो रही है ये समझते हैं वो। अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में अगर आती है तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, डेफिनेटली बताता हूँ कि जो भी है, जैसे दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा सब फ्री है, वैसा ही हम महाराष्ट्र के अंदर भी दे सकते हैं। शायद आपको मालूम हो कि 1261 किसान एक साल में सिर्फ मरे हैं महाराष्ट्र में। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी है। और कितने और किसान मरा है, लेकिन सिर्फ घोषणाएं होते हैं, वादा होते हैं, लेकिन अगर किसान को अगर महाराष्ट्र में देखा जाता तो इतना आत्महत्या नहीं होता। बराबर, सही बात है ना। देखो, अभी जो बीमा कंपनी तक बोल रही कि वो तक हमारे किसानों को कुछ भी हेल्प नहीं कर रही, किसानों को कुछ मदद करना है तो कुछ नहीं कर रही, सरकार तो कर रही नहीं। उनका बीमा है, उनके पोर्टल पे जाओ, वो पूरा वीडियो से दिखाओ, पोर्टल पे जाओ, वो अपलोड करो, किसी का है 7/12 है नहीं है, तो ये सब चीज़ें यानी। और बताइए मेरे को, किसान कहाँ जा सकता है? किसान को क्या नॉलेज है? किसान को कहाँ स्मार्ट मोबाइल समझता है? उनको तो हम बताएंगे, हम समझाएंगे तब उनको समझता है। हमारे अधिकारी लोग, पटवारी है, ग्राम सेवक है, ये लोग बताएंगे, तहसीलदार बताएंगे तब वो समझेंगे। अदरवाइज उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, उनको कौन सी योजना आती है, क्या होता है वो भी पता नहीं रहता। तो उनको अगर कुछ मिल रहा ही नहीं तो अब सरकार की तरफ से भी नहीं है, और जो उन्होंने बीमा निकाला था उनके तरफ से आज तक उनको मदद नहीं मिली। आज तक बहुत सारे किसानों के पंचनामे तक नहीं हुए। जिस तरह आम पार्टी और जितने भी पार्टी है भारत में, इंडिया गठबंधन, सभी लोग बोलते हैं कि रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, विकास चाहिए, किसान को न्याय चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी बीजेपी बोलते मुझे जनता चुन के देता, अगर मैं विकास नहीं किया तो मुझे जनता क्यों चुन के देता। ये भी एक बीजेपी का बहुत अच्छा बड़ा मुद्दा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जनता बीजेपी को क्यों चुन के दे रही, इसका जवाब देना तो मुश्किल है।
ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से जो बीजेपी पार्टी का मुख्य एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना, राम मंदिर का मुद्दा, मतलब लोगों को उनकी भावनाओं के वश पर अपने काबू में करना, और लोग जनता भोली भाली जनता है वो उनके इसमें चले जाते हैं। अब कुछ तो ईवीएम मशीन के बारे में मैं- सुप्रीम कोर्ट में अब मैं मशीन मैं के मैं कुछ बारे- बोलना चाहता हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, एक बार देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हुई थी। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुआ और अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो हम बोलेंगे, आ ही नहीं सकती। बैलेट पेपर से चुनाव होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा आपको कि बीजेपी का क्या माहौल है। बीजेपी का कहना है जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, वहां आप जीते तो ईवीएम ठीक है, पंजाब दिल्ली में आप जीते तो ठीक है, लेकिन और जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में है तो ईवीएम है। बताता हूं मैं आपको, जो चुनाव जो हुए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, बताइए इसमें कितना कितना गैप था? पूरा सेटअप था। यानी इधर में करीबन 15 से 20 दिन का उस गैप था तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच में। उसमें इतनी बड़ी धांधली किया इन लोगों ने कि बराबर उन्होंने सेटअप किया कि इधर में निकालने का, उधर में कांग्रेस को निकालने का। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आपको मैं बोलना चाहता हूं कि जब पोस्टल वोटर जब खुल रहे थे, बैलेट पेपर पोस्टल वाले जो आते हैं वो जब खुल रहे थे तब कांग्रेस आगे चल रही थी। उसके बाद जैसे ही पेटी खुलना शुरू हो गई, ईवीएम खुलना शुरू हो गई तो कांग्रेस पिछड़ गई। आप बताइए, जब पोस्टल वोटर्स जब खुल रहे हैं तो कांग्रेस आगे जा रही है और बाद में ईवीएम खुल रही तो बीजेपी आगे चल रही है। तो ये कैसा है? ये कैसा है? डेफिनेटली आज यूट्यूब पे एक दिखा, सही है कि गलत है पता नहीं, एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो पत्रकार मैडम ने एक एमपी में बहुत बड़ा सर्वे किया। एक गांव, एक कॉन्स्टिट्यूशन उनका ज़्यादा फोकस था। अब जिस गांव के वो एमएलए है, सिटिंग एमएलए, उनको उनके गांव का और उनका खुद का भी वोट नहीं मिला, 0 वोट है उनको। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। चलिए हम आपको दूसरे मुद्दे पर ले चलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में काफी कितना हजार स्कूलें हैं, उस स्कूलों के बारे में आम पार्टी आगे क्यों नहीं आ रहा है? मुद्दा उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे आप? बहुत अच्छा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर देश में स्कूल नहीं रहेगी तो देश अनपढ़ हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने पिछले बार एक अध्यादेश निकाला था, 43,000 स्कूल, कुछ सरकारी स्कूल हम प्राइवेट करेंगे, ऐसा अध्यादेश निकाला था। उस समय भी हमने आपके चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू दिया था और हमने कलेक्टर साहब को भी इसका एक निवेदन दिया था, क्योंकि ये संविधान के तहत, कलम 21 के तहत ये मूलभूत अधिकार है। हाँ, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी है, ये मूलभूत अधिकार है। इस मूलभूत अधिकार को अगर हम लोगों से छीनना चाहेंगे तो ये तो आम आदमी पार्टी होने नहीं देंगी, क्योंकि इसके लिए कलम 21 में बाकायदा लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि ये मूलभूत अधिकार के ऊपर किसी ने ही छेड़छाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उस संविधान को भी अगर, यानी इसका मतलब यह है कि वो संविधान को भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं, वो संविधान के भी पीछे लगे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। और आम आदमी पार्टी, आपको बताना चाहता हूं मैं कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले उस मुद्दे को सामने लाएगी, क्योंकि
केजरीवाल साहब का टारगेट ही है कि शिक्षा। कितने स्कूल है महाराष्ट्र में जो इन लोग बताएं? 43,000 स्कूल प्राइवेट करने का प्लान चल रहा है, और वो स्कूल जो अच्छे अच्छे जगह पे है, जैसे सरकारी स्कूल बहुत अच्छी जगह है तो वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हैं। तो फिर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उसको तो फीस देना होगा फिर। वही, वो गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, वो फीस दे ही नहीं सकता। और हमारे केजरीवाल साहब ने जो सरकारी स्कूलें थी उसका दर्जा प्राइवेट से भी ऊपर लेके चले गए। तो हमारे महाराष्ट्र में क्यों हो नहीं सकता? महाराष्ट्र में भी हो सकता है, लेकिन इनका काम अभी चल रहा है, बेचने का काम चल रहा है। पूरे बड़े बड़े जो ठेकेदार बोलेंगे या तो बड़े बड़े ओनर्स पकड़ रहे हैं वो, जो कि फंडिंग हो जाए, उनसे पक्ष को फंडिंग हो जाए और पार्टी के लिए उसका फायदा पहुंचाए वो लोग आने वाले दिन में। इसके लिए ये मेरे को लगता है ये स्कूल बेचना इनका चालू है। बड़े बड़े, अभी पिछले बार हमने देखा एक सांगली सातारा के तरफ एक स्कूल के अंदर में वो अपना पाटिल कोणती जो डांस करती, लावणी वगैरह लगा करते हैं, यानी वो स्कूल, सरकारी स्कूल में आप बताइए जहां शिक्षा होती है वहां अगर तुम लावनी अगर करोगे, तुम क्या जाने वाला है देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर? ये जनता के सामने क्या जा रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नागपुर में डिप्टी सीएम खुद भी मुख्यमंत्री रहे, नितिन गडकरी, बगल में प्रफुल्ल पटेल, नाना पटोले, बड़ा बड़ा नेता हमारे विदर्भ में बहुत है। तो इन लोग ये नहीं चाह रहा है कि स्कूल प्राइवेट में ना जाए। लोग की शिक्षा खत्म होगा तो महाराष्ट्र आगे कैसा बढ़ेगा, देश कैसा आगे बढ़ेगा? तो बड़ा बड़ा नेता तो यहाँ पर है ना, नेता लोग है और पार्टी भी उनकी है, सरकार भी उनकी है, लेकिन एक दूसरे के बारे में बोल नहीं सकते। ऐसा बोल सकते एक तो नहीं तो सबकी मिली भगत है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर देखिए जब उनका जो मीटिंग हुआ होगा तीनों का, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी, ये तीनों का जब मीटिंग हुआ होगा हाउस में, तब इन्होंने डिसाइड किया होगा अपने आमदार को मिलके, सब लोगों को मिलके, कि भाई अपने को ऐसा ऐसा करना है, इससे हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या लाभ पहुंच सकता है, क्या लॉस हो सकता है। लेकिन इन्होंने देखा नहीं कि इससे जनता को लॉस होगा। जो बच्चे पढ़ने वाले थे, जो गरीब के बच्चे पढ़ने वाले थे, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जिनको खाने के लाले गिरते, वो कहाँ जाके प्राइवेट स्कूल में अपनी फीस भरेंगे? वो फीस दे नहीं पाएंगे। तो इनको सब पता है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। उनको ठीक लग रहा है क्योंकि ये कहने के पूरा मिली भगत है, बस पूरी मिली भगत है। मेरे को आप बताइए, देश के अंदर में वही हो रहा है। तेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, क्या चीज नहीं है? प्लेन का भी बेचा, पूरा यानी LIC बेचा। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बेचने के यानी पूरा प्राइवेटेशन हो रहा है। जो भी सेमी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो, ये सब हमारे साहब बेच रहे हैं और जनता को आने वाले दिन में गुलाम रह के रहना पड़ेगा। मैं एक खुलासा कर दूं आपको। मैं विधानसभा में नागपुर में अकोला विधायक, पूना विधायक और नाना पटोले, तीनों को मैंने इंटरव्यू लिया। 2 सरकार में है और नाना पटोले सरकार से बाहर में है, कांग्रेस में। तो वो दोनों को कहने कि हम लोग महाराष्ट्र में किसानों के लिए इतना करने वाले हैं और इतने किए हैं जो किसान बहुत खुश होगा। जब नाना पटोले से इंटरव्यू लिए तो नाना पटोले का कहना है कि ये सरकार झूठ बोल रहा है, किसानों को धोखा दे रहा है, नाना पटोले का कहना है। तो आपको क्या लग रहा है कि नागपुर एजुकेशन में अपने जो विधायक हैं विदर्भ में सबसे ज्यादा किसान मरे और नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए इन लोग आवाज उठाएंगे, कुछ रास्ता निकलेगा? आपको ऐसा लगता है? अभी तो 2-3 दिन हो गए असेंबली चल रही, लेकिन अभी तो कुछ दिखा नहीं ऐसा।
और घोषणा देना, जुमलेबाज, ये जुमलेबाजों की सरकार है। ऊपर में भी 14 लाख का जुमला दिया था। बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिए और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने भी दिए, लेकिन आज तक एक भी किसानों को राहत नहीं मिली है। ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि हम खुद किसान के खेती पे गए, देखे हमने कितना पानी है वहाँ पे, क्या हुआ, हमने खुद सर्वे किया उसका, और हमने बातचीत भी किया उनसे कि तो सीधा बोल रहे किसान, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, पंचनामा तक नहीं हुआ, तो पैसे आने की, खाते में आने की बात अलग ही रही। यहाँ तक ऐसा ही बोला किसान। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, मैं खुद एक गांव में पहुंचा था और न्यूज भी चालू हुआ कि किसान बोल रहा है कि अभी तक सर्वे के लिए कोई आया नहीं, और मैंने न्यूज भी चलाया है। ये आपको कहना सही है। हमारे साथ खुद आम पार्टी के संगठन मंत्री है। मैं आपको एसएनएन न्यूज चैनल के द्वारा एक आम जनता जानना चाह रहा है कि महाराष्ट्र में आम पार्टी अपना पूरा लड़ाएंगे, पार्टी कैंडिडेट खड़े करेंगे। अभी अलायंस में क्या होता है ये बता नहीं सकते, लेकिन यदि अलायंस में हम सेपरेटली खड़े हो गए तो जरूर लड़ेंगे। लेकिन आम पार्टी महाराष्ट्र में दिखेगा जनता के बीच में। दिख रहा है जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो विधायक या खासदार के लिए, जैसे इंडिया गठबंधन में है, तो अब भले 5 हो, 10 हो, 20 हो, लेकिन आप लड़ाएंगे। जनता ये समझे कि आम पार्टी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, और संगठन भी मजबूत हो रहा है। जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, जगह जगह पे जनता बहुत त्रस्त है, बहुत आसानी से जनता साथ में आ रही है। आम आदमी को भविष्य उज्जवल है। नहीं, मैं एसएनएन न्यूज चैनल के द्वारा और अपने टीम के द्वारा सबसे पहले तो आम पार्टी के जिला अध्यक्ष, संगठन मंत्री और आपके कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हर चीज के लिए भंडारा जिले में आप लोग आगे रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं आप लोग। लेकिन मुझे एक बात, अगर इस देश में सच्चाई लगाना गुनाह है, जनता की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाना गुनाह है, और कोई करप्शन कर रहा है, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, उसका पर्दाफाश करना गुनाह है। रेती तस्करी, मैग्नीज तस्करी, सट्टा, बलात्कार, मर्डर, उसका आवाज उठाना अगर गुनाह है, तो मैं ये चैनल में गुनाह करते ही रहूंगा। और इसके लेके मैं ये जानना चाहता हूं कि आवाज उठाना खराब है क्या चैनल को? बिल्कुल, चैनल ने आवाज उठाना ही चाहिए। चैनल का काम ही वो है। चैनल का काम वो है, विरोधी पक्षों का काम वो है। सरकार के विरुद्ध अगर गलत नीतियां, लेकिन अगर नेता मुझे पसंद नहीं करते हैं। अगर जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, भ्रष्टाचार को दबा के रखेंगे, तो आपको लोग अच्छे बोलेंगे। कौन लोग अच्छे बोलेंगे? जो भ्रष्टाचारी है। लेकिन हमारे जैसे लोग बोलेंगे कि सही काम कर रहे हैं, जाफरी साहब सही काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा भंडारा जिले में इतनी बड़ी नदी है, उसमें इतना बड़ा एक ये चलता है पूरा, यानी पूरे अधिकारियों से लेके तो सब स्कैम करते हैं, बड़े बड़े घोटाले हो रहे, बड़े बड़े रेती माफिया है, लेकिन कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी क्या बोलते हैं कि अभी हमने जनता के लिए कुछ 5,000 ब्रास जो मकान बनाएगा उसके लिए हम रेती को कम रेट में देंगे। ये पिछले बार ऐसा हुआ, लेकिन जनता को थोड़ा सा देके पूरा भ्रष्टाचार मचा के रखा है इन लोगों ने। मैं कंटिन्यू चैनल में लगा रहा हूं, कम से कम भंडारा में 450 करोड़ को घोटाला हुआ है 1.5 साल में। और क्या बोलूं आपको, इससे पहले महाविकास अघाड़ी था, उसमें 650 करोड़ को घोटाला। मैं कंटिन्यू न्यूज लगा रहा हूं, लेकिन राजनेताओं के इशारे से चंद पुलिस काम करते हैं और वो चाहते हैं कि एसएनएन न्यूज की टीम को दबाए, लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखा है, मैं उसके ऊपर विश्वास रखता हूं, और कोर्ट है, न्यायालय है,
आप लोग हो, लेकिन मैं जनता की आवाज उठाऊंगा और सच्चाई लगाते रहूंगा। इसके लिए चाहे वो मुझे तिहाड़ जेल भेज दे या कहीं भेज दे, यहां दान घोटाला भी है, वो भी मैंने आवाज उठाया। लेकिन मैं देखता हूं आम पार्टी हमेशा आगे आता है, लेकिन और जो आपके इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ऐसा आपको नहीं लगता कहीं ईडी सीबीआई से डरते हैं क्या उन लोग? नहीं, डरते नहीं, लेकिन अभी आएंगे। अभी चुनाव के कारण थोड़े से अपने अपने काम में व्यस्त थे। अभी फिर से इंडिया गठबंधन यूनाइट हो गया है और आगे काम करने वाला है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। जिस तरह पंजाब और दिल्ली में आम पार्टी सच्चाई के साथ रहता है, क्या एसएनए न्यूज चैनल की टीम जो ये आवाज उठा रहा है, आने वाला समय कुछ राजनेता पुलिस के इशारे से फंसाना चाहते हैं, तो क्या आप सच्चाई के साथ रहेंगे भंडारे में? हम केजरीवाल के सैनिक हैं और केजरीवाल का जो एजेंडा है, केजरीवाल के जो एजेंडे हैं, जो जिस समय संविधान दिन के दिन पार्टी की स्थापना हुई, तो केजरीवाल साहब ने वही सोच के इस पार्टी की स्थापना की कि 3 मुद्दे के ऊपर पार्टी काम करेगी, 3 मुद्दे के ऊपर पार्टी काम करेगी। और वो 3 मुद्दे इतने स्ट्रांग है कि सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त और कट्टर ईमानदारी। दूसरा मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है जो गरीब लेवल के जो लोग हैं उनके तक अपनी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, यानी हर आदमी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, गरीब हो अमीर हो सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वही है। और ईमानदारी के ऊपर काम करने वाली एक ही सरकार है आज के डेट में, तो हम सोचे वो वही सरकार है आम आदमी केजरीवाल की सरकार। और केजरीवाल के सैनिक आपके साथ कभी भी खड़े रहने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ आम पार्टी के खुद भंडारा जिला के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी थे। आज किसानों को लेके जो उनसे सवाल जवाब किया हमने, उन्होंने एकदम खुल के ही बहुत बताया उन्होंने, और सरकार के ऊपर में बहुत बड़ा आरोप भी लगाए कि ये सरकार जुमलाबाज है, कुछ करता नहीं है। और नाना पटोले से भी जब पूछे तो उन्होंने भी यही बोला। और स्कूलों की बात हुआ तो स्कूल के बारे में इन्होंने बताया कि शिक्षा को खत्म कर रहा हो, प्राइवेट लोग के हाथ में दे रहा है। और इन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया है कि एसएनए न्यूज चैनल जो सच्चाई लगाता है, मैं सच्चाई के साथ और उन लोग के साथ हमेशा रहूंगा। एसएनए न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, भंडारा। धन्यवाद।